आज के इस सेशन में हम बात करेंगे कक्षा 12 के रसायन विज्ञान के अंतर्गत धात्विक आबंध का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, धात्विक आबंध का ऊर्जा बैंड सिद्धांत। यह सिद्धांत जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि किस प्रकार से हम धात्विक चालक, कुचालक और अर्धचालक को हमने समझा था। तो उसी को और बेहतर ढंग से परिभाषित करने के लिए एक और सिद्धांत हमारे पास है, उसको हम कहते हैं ऊर्जा बैंड सिद्धांत। ऊर्जा बैंड सिद्धांत ये क्या है, इसी के विषय में हम चर्चा करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं कि जिस तरीके से हम परमाणु संरचना में अगर आप याद करें तो उसमें हमने कुछ आप लोगों ने समझा था कि किस प्रकार से ऑर्बिटल बनते हैं और एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। उसी को कुछ बेस बना करके इसमें दिया गया है कि ऊर्जा बैंड सिद्धांत क्या है। तो सबसे पहले इसमें कह रहा है कि n परमाणु ऑर्बिटल के संयोजन से n अणु ऑर्बिटल बनते हैं। पहला ये कह रहा है कि n परमाणु ऑर्बिटल से ORBITAL मिल करके n अणु ऑर्बिटल बनाते हैं। पहला इस सिद्धांत का है। और दूसरा जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट में ये बताता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह अणु ऑर्बिटल में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं। इलेक्ट्रॉनों का भराव अणु ऑर्बिटलों में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में होता है। जैसा कि हम लोग अफवाऊ प्रिंसिपल में परमाणु संरचना में हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश करते हैं, उसी तरीके से अणु ऑर्बिटल के विषय में यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट है। तीसरा कि s ऑर्बिटल के मिलने से अतिव्यापन से s परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से s अणु ऑर्बिटल बनते हैं। p परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से p अणु ऑर्बिटल बनते हैं और d परमाणु ऑर्बिटलों के अतिव्यापन से d परमाणु ऑर्बिटल बनते हैं। तो ये हमारा तीसरा पॉइंट है। इसमें जो ऊर्जा बैंड सिद्धांत है उसका ये तीसरा पॉइंट है, तीसरी तथ्य है, तीसरी बात है। तो अब हम बात करेंगे तो किस प्रकार से इसको समझना है। तो जैसा कि आप बात करते हैं कि जैसे हम उदाहरण लें सोडियम या सिलिकॉन ले लें। सोडियम परमाणु क्रमांक 11, सिलिकॉन 14। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s 2s 2p 3s, ये 2 2 4 6 4 2 12, और इसमें 1s 2s 2p 3s 3p 3p2 होगा और 3d भी होगा। तो ये आपके 3p यहाँ पर 3s होगा। तो इसकी अगर बात हम करते हैं तो इस ऑर्बिटल को हम कहते हैं संयोजी कोष कहते हैं। इस कोष को संयोजी कोष कहते हैं। क्या कहते हैं? संयोजी कोष। तो परमाणु ऑर्बिटल में जो सबसे बाहरी कोष होता है उसको संयोजी कोष कहते हैं, क्योंकि उसी कोष के इलेक्ट्रॉन रासायनिक क्रियाओं में प्रतिभाग करते हैं। तो अब इसमें संयोजी कोष में जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसमें 3s ऑर्बिटल तो ये भरा हुआ है, 3p ऑर्बिटल एक खाली है, यहाँ पर 3s2 भरा हुआ है, 3p आधा भरा हुआ है, 3d खाली है। तो इस प्रकार से दो प्रकार के
बैंड बनते हैं, दो प्रकार के ऑर्बिटलों का एक क्रम बन जाता है। एक तो फील्ड, फील्ड मतलब भरे हुए, एफ आई फील्ड, और दूसरा वैलेंसी बंड, संयोजी बंड, संयोजी बैंड। तो दो प्रकार के, यानी आधे ऑर्बिटल जो भरे हुए हैं वो मिलकर के भारित बैंड बनाते हैं, और जो खाली हैं वो संयोजी बैंड बनाते हैं। तो इसमें जो बैंड के बीच में जो गैप होता है इसको कहते हैं बैंड गैप या बैंड अंतराल। बैंड अंतराल, बैंड अंतराल। तो ये बैंड अंतराल है जो इनके बीच का है। अब ये बैंड अंतराल उत्तरदायी है कि किस प्रकार से कोई पदार्थ सुचालक होगा या कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। तो इसमें आगे हम बात करते हैं। तो इस प्रकार से दो बैंड बन रहे हैं, एक तो फील्ड FILLED और दूसरा वैकेंट बैंड, और इसके बीच में गैप है जिसको कहते हैं बैंड गैप है, या इसको फॉरबिडन गैप भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से ये जो बैंड गैप है यह जो कुचालक है या विद्युत का इंसुलेटर है जिसमें चालकता नहीं होती है, इसमें बहुत ज़्यादा होता है। ये बैंड गैप बहुत ज़्यादा होता है। तो बैंड गैप जब ज़्यादा होगा उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक बैंड से दूसरे बैंड में नहीं जा सकते, और इस प्रकार से उसकी चालकता शून्य होती है। दूसरे प्रकार जो कंडक्टर है, जो चालक है, उसमें ये ओवरलैप हो जाते हैं। ओवरलैप को अगर हम बात करें तो इस प्रकार से बना सकते हैं, इन दोनों के बीच में इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाती है। तो इसमें चूँकि बैंड गैप एकदम शून्य है ही नहीं, तो इस प्रकार आसानी से इलेक्ट्रॉन इसमें से निकल करके इसमें चल सकते हैं, और इस प्रकार ये सुचालक का कार्य करते हैं। और तीसरा जो होता है वह है सेमीकंडक्टर्स। तो सेमीकंडक्टर में बैंड गैप तो होता है लेकिन ये बहुत कम होता है, ये बैंड गैप बहुत कम होता है। इसलिए आसानी से थोड़ा सा भी हीट देने पर, एनर्जी देने पर इलेक्ट्रॉन इस बैंड से निकल करके इस बैंड में चले जाते हैं, और इस प्रकार से ये अर्धचालक के जैसा व्यवहार करते हैं। तो ये बैंड ऊर्जा का बैंड सिद्धांत ये हमको बताने के लिए सहायक है कि किस प्रकार से कोई पदार्थ कुचालक होता है, सुचालक होता है और अर्धचालक होता है। अब हम बात करेंगे कि किस प्रकार धातुओं के गुण, जो चुंबकीय गुण हैं, वह किस तरीके से प्रभावित होते हैं या कितने प्रकार के हैं। तो आइए देखते हैं, और ये आज का सेशन का समापन होगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा बड़ा हो। तो हम बात करेंगे यहाँ पर धातुओं के चुंबकीय गुण, धातुओं के चुंबकीय गुण। तो इसको हम मुख्य रूप से तो दो प्रकार जानते हैं। दो प्रकार कौन कौन से हैं यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। एक तो डायामैग्नेटिक या प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, इसको डायामैग्नेटिक बोलते हैं। और दूसरा अनुचुंबकीय या पैरामैग्नेटिक, अनुचुंबकीय
तो प्रतिचुंबकीय में क्या होता है, यानी प्रतिचुंबकीय में जो मैग्नेटिक फील्ड में किसी धातु को जब रखते हैं तो वह चुंबक के प्रति आकर्षित होता है, और इसमें आकर्षित नहीं, ये प्रतिकर्षित होता है। इस प्रतिचुंबकीय है, तो चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो यह इसमें प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है। और प्रतिकर्षण बल क्यों कार्य करता है? क्योंकि इसमें सारे के सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित होते हैं। युग्मित इलेक्ट्रॉन के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल कार्य करता है। प्रतिकर्षण होता है चुंबकीय क्षेत्र में, और अनुचुंबकीय में इसमें कम से कम एक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होता है। तो यह चुंबकीय क्षेत्र में मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर यह आकर्षण बल का अनुभव करता है, इसलिए इसको अनुचुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो दो प्रकार के हो गए, प्रतिचुंबकीय और अनुचुंबकीय। और इसके अलावा तीन प्रकार और है, जिसको हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक और फेरीमैग्नेटिक। ये क्या है, इसके विषय में हम आगे अभी चर्चा कर रहे हैं। तो जो अन्य प्रकार हैं वो है, पहला तो फेरोमैग्नेटिक, FERRO मैग्नेटिक, इसको लौह चुंबकीय बोलते हैं, लौह चुंबकीय। इसमें क्या होता है कि अच्छा, सबसे पहले तो एक आप इसको समझ लीजिए कि अगर ये कोई क्रिस्टल है, धातु है, जिसमें इस तरह की जो अवयवी कण हैं उनकी व्यवस्था है। अगर यह धात्विक ठोस है तो धात्विक ठोस में क्या होता है, धातु इलेक्ट्रॉन निकाल करके धनायन बना लेता है। तो इसमें जो डाइपोल बनता है, एक छोटा सा डाइपोल का मतलब एक सिरे पर धन ध्रुव और दूसरे सिरे पर ऋण ध्रुव। तो इसमें भी जितने अवयवी कण हैं सब पर एक धन ऋण धन ऋण धन ऋण धन ऋण प्लस माइनस ये डाइपोल बनाते हैं। तो अब इसको अगर हम सामान्य स्थिति को छोड़ दें, अगर इस पर हम कोई बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर अप्लाई करते हैं, जैसे हम इसको बैटरी से इसमें जोड़ दें इसमें, तो इस चुंबकीय क्षेत्र के कारण ये जो डाइपोल हैं वह किसी एक निश्चित दिशा में या व्यवस्थित हो जाते हैं। तो जब ये डाइपोल जो छोटे छोटे बने हुए हैं, यह सब के सब एक दिशा में व्यवस्थित होते हैं, एक दिशा में प्लस माइनस, और ये भी प्लस माइनस एक दिशा में बन रहे हैं। तो इस प्रकार के ठोस को फेरोमैग्नेटिक या लौह चुंबकीय धातु या ठोस कहते हैं। और इनका चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षण होता है। चुंबकीय क्षेत्र में प्रबलता से आकर्षण होता है। तो जैसे आयरन निकिल, इसमें हम एग्जाम्पल दे सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, आयरन निकिल है और CrO2 क्रोमियम ऑक्साइड है। ये आपके एग्जाम्पल हैं जो फेरोचुंबकीय का अनुभव करते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर डायामैग्नेटिक। तो डायामैग्नेटिक में एंटी फेरो मैग्नेटिक। अब इस मैग्नेटिक
यानी प्रति लौह चुंबकीय, प्रति लौह चुंबकीय। इसमें क्या होता है, जो आप लोगों ने इसको देखा, इसमें जो व्यवस्था होती है वह एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं, और यानी जो डाइपोल बनता है वह डाइपोल कुछ इस तरीके से बनता है, एक प्लस ए माइनस, दूसरा ये माइनस ए प्लस, तीसरा ये प्लस माइनस, चौथा ये माइनस ए प्लस। इस प्रकार ये दोनों एक दूसरे को मिल करके कैंसिल कर देते हैं फोर्स को, और इस प्रकार ये बहुत कम आकर्षण बल का अनुभव करते हैं, और इस प्रकार के धातुओं को एंटी फेरोमैग्नेटिक या प्रतिलौह चुंबकीय ठोस कहते हैं। इसमें आप उदाहरण ले सकते हैं मैग्नीज ऑक्साइड MnO या मैग्नीज डाइऑक्साइड MnO2, ये आपके एंटी फेरोमैग्नेटिक हैं। और तीसरा जो आपका प्रकार है वह है फेरी मैग्नेटिक। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फेरी FERRI मैग्नेटिक MAGNETIC, फेरी मैग्नेटिक या फेरी चुंबकीय। इस प्रकार के ठोस में जो डाइपोल होता है वह कुछ इस तरीके से बनता है। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और दूसरा बन गया माइनस प्लस, ये बन गया माइनस प्लस, ये बन गया फिर प्लस माइनस। इस तरीके से इसमें कुछ तो एक दूसरे को निरस्त करते हैं, लेकिन जो टोटली फाइनली जो अट्रैक्शन होता है वह कुछ बचा रहता है, शून्य नहीं होता। यानी इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र में आकर्षण का अनुभव करने का जो क्षमता है वह फेरोमैग्नेटिक से कम होता है और एंटी फेरोमैग्नेटिक से ज़्यादा होता है। इस प्रकार के धातुओं को फेरी मैग्नेटिक या फेरी चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज के सेशन में बस इतना, और इसी के साथ आपका रसायन विज्ञान में ये पहला अध्याय ठोस अवस्था समाप्त हो गया है। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए शुभकामनाएं और मेहनत से पढ़िए। धन्यवाद।